आजू तुमड़ी में भांग घोटाओ रसिया, आजू तुमड़ी में, आजू तुमड़ी में भांग घोटाओ रसिया, आजू तुमड़ी में। मातल मदन रहन अंधियारी, मातल मदन रहन अंधियारी, तो नटाओ सुझाओ रसिया, आजू तुमड़ी में भांग घोटाओ रसिया, आजू तुमड़ी में। तोरे बिरवा में अजब बहार, बराइनी बीरा लगाओ, तोरे बिरवा में अजब बहार, बराइनी बीरा लगाओ। अरे उ बिरवा खाई दुल्हा के माई बहिनिया, काकी पितियनिया रान परोसिनी, छोटका बड़का खाता गरा भर ही जाए, बराइनी बीरा लगाओ। एक डॉक्टर श्री रामपाल थे, डॉक्टर थे ये, पीएचडी वाले डॉक्टर, पढ़ाते थे। वहां मेरी एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी, उसकी बड़ी याद आती है। उसका नाम था इमामन। पलटनिया से कर दे बियाह, धेरिया कुएं में डार। पलटनिया से, फौजी से शादी कर दीजिए और समझ लो कि आपने बेटी को कुएं में डाल दिया है। अब वो कभी लौट के मायके भी नहीं आएगी, क्योंकि वो आदमी तो गया है फौज में, और किसको छोड़ करके आएगी? घर का सारा जिम्मा उसी के पास है। सबसे ज्यादा मेरे पास विरह के गीत हैं, फिर दुख के गीत हैं। स्त्रियों को जो ससुराल में दुख पड़ता है, सही घर नहीं मिलता, सही वर नहीं मिलता, और पूरे जीवन वो दुख भूंजती हैं, कुछ उसके गीत हैं, कुछ खुशी के भी गीत हैं, क्योंकि उसी में वो अपनी खुशियाँ, उसी ज़िंदगी, उसी माहौल में वो अपनी खुशियाँ खोजती हैं, खोज लेती हैं। खोजना पड़ता है, क्योंकि उसको बदल नहीं सकती हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सुधीजनों के सम्मुख उपस्थित होने का मुझे फिर अवसर मिला। अभी थोड़े दिनों पहले फारूकी साहब के सौजन्य से मुझे यहाँ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बोलने का कोई रोज़गार नहीं किया, नौकरी नहीं की, कहीं प्रोफेसर नहीं रहा, केवल दस्तखत करने का काम किया। लोग लिख के लाते थे, साइन करा ले जाते थे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करूँगा कि जैसा झाड़ पे चढ़ा दिया है फारूकी साहब ने, तो कोशिश करूँगा कि कुछ अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा पाऊँ। अब ये जो अगम बह दरिया मेरा उपन्यास है, बाहर लगा है, आपने देखा ही होगा, ये 600 पेज का है। सभी यही कहते हैं कि देख कर ही हिम्मत छूट जाती है। अभी आपने बताया कि 200 से ज़्यादा उसमें चरित्र हैं। एक बार और किसी ने पूछा तो मैंने बताया कि हाँ 200-250 होंगे। एक मेरे मित्र ने कहा कि 200 के लगभग हैं, तो मैंने भी उनसे कह दिया कि 200 से कुछ ज़्यादा ही हैं। फिर एक दिन अभी एक जापानी विद्वान है ईशिदा जी, वो वहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, आते रहते हैं। अभी एक हफ्ता पहले उनका मैसेज आया कि आपके गांव चलना चाहते हैं। वो मेरी एक कहानी का कसाई बाड़ा का अनुवाद कर चुके हैं और एक दूसरी कहानी का अनुवाद कर रहे हैं, तो उसके लिए बीच बीच में वो कुछ शब्दों के मतलब पूछते हैं। जैसे पूछ लेते हैं पुड़ हाँकना क्या चीज़ है, तो पुड़ हाँकना तो जो नहीं देखा है बताया नहीं जा सकता। उसमें बैल की भी उपयोगिता है, पुड़ की भी है, कुएं की भी है, हाँकने वाले की भी है, टेकने वाले की भी है। तो मैंने नेट पे खोजा और एक चित्र मुझे मिल गया। ये जो नेट है ये आजकल बहुत काम की चीज़ है, तो उनको उसका वीडियो मिल गया, तो मैंने दिखाया कि इससे आप समझ सकते हैं। बाकी तो मैं दिन भर समझाता और नहीं समझा पाता, तो इस तरह चलता रहता है। अभी एक दिन उन्होंने पूछ लिया, उन्होंने कहा मैंने 2 बार इसको पढ़ लिया है, अब मैं इस पर लिख रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि इसमें छोटे से लेकर बड़े तक कुल कितने चरित्र हैं। तो मैंने कहा कि अब आज गिन ही डालूं। तो मैं गिनने लगा
10-12 पेज लास्ट का नहीं गिन पाया। तब तक हमारी श्रीमती जी ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, अब छोड़िए जो कर रहे हैं, आइए पहले खाने पे, सब लोग बैठ चुके हैं। तो 10-12 पेज लास्ट का छूट गया और उसमें 324 पात्र मिले। तो मैं भी हैरत में पड़ गया कि अगर मुझे नाम लेना हो, खुद मैंने ही लिखा है, तो 50-60 से आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। और खोजने पे 324 मिल गए, एक तो जरूर छूटा होगा, तो मैं 325 अब कहने लगा हूँ उसको। तो ये बड़ा मोटा हो गया है, ये बात लोग शिकायत करते हैं और मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी पिछले एक अपवाद छोड़कर मैंने भी कोई 600 पेज का उपन्यास पिछले 10 वर्ष में नहीं पढ़ा। एक उपन्यास आया मराठी से अनुदित होकर, हिंदू, उनका भालचंद नेमाड़े का, उसी को मैंने पढ़ा और जब थोड़ा सा पढ़ा तो पढ़ता चला गया। मुझे लगता है उसी से मुझे हिम्मत मिली होगी, मैं भी आगे बढ़ता चला गया। हमारे पब्लिशर पहले पूछते थे निरुपम जी कि कितने पेज तक जा रहा है, 2-2.5 साल पहले, तो मैंने उनको ऐसे अंदाज से एग्जैक्ट लिख दिया कि 325 पेज। और अभी वो गया तो वो मेरे ख्याल से 575, 76 या 80 पेज तक चला गया। लिखने लगी है, चीज से चीज जुड़ जाती है तो होता चला जाता है। तो ये हो गया ऐसे ही। ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें मैंने बहुत मेहनत की या बड़ा प्रयास किया या आसमान के तारे तोड़ने जैसे काम किए। कुछ चीज़ें हैं जैसे रोज भोजन करते हैं आप, जैसे अन्य काम करते हैं वैसे ही। हाँ, मैं कोरोना का धन्यवाद देना चाहूँगा। यद्यपि उस दौरान मुझे 2 बार कोरोना हुआ और एक बार मैं भर्ती भी हुआ हॉस्पिटल में, लेकिन कोरोना की वजह से जो 1 साल घर में बंद रहा, उसी से मेरा इसका पहला ड्राफ्ट पूरा हो गया। तो उसने मुझे तंग भी किया, लेकिन उसने मुझे दिया भी। तो ये तो लंतरानी रही। आज का जो विषय यहाँ से मिला, ये कहा गया कि आपके उपन्यास में हो चाहे जिंदगी में हो, उपन्यास से बाहर हो, जो साहित्य का ये लोक पक्ष है, जिसमें लोकगीत भी हैं और 2 लोक रंग दूसरे तरह के हैं, उन सब की क्या भूमिका है, उन सब का क्या उपयोग है, कैसे आपको मिला, कैसे आप इससे प्रभावित हुए, कुछ इस पर बहुत बांधा नहीं गया है। तो उस निर्बंधता का लाभ लेते हुए कुछ उदाहरण लोकगीतों के मैं लेकर आया हूँ कि किन परिस्थितियों में कैसे हमारे लोक के रचनाकारों ने इनको गढ़ा होगा। उसमें से आधे उपन्यास जो ये है इसमें प्रयोग में लिए गए हैं, आधे भी आप सुनेंगे तो कम नगीने नहीं हैं वो, लेकिन उनको सजाने की जगह नहीं मिली मुझे इस उपन्यास में। तो वो हैं, हम सजाएं या हम आपके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, अब ये आपकी सामग्री भी बन जाएगी, तो आप सजाएं। आप भी न कर पाएं तो कहीं और आगे बढ़ाएं, कोई भी करे। इसी तरह ये चलता रहेगा जैसे चलता आया है। लोक गीतों का कथा साहित्य में उपयोग अपने यहाँ हिंदी में कम है, रेणु ने काफी किया है, लेकिन जो बात एक पूरे गद्य के पैराग्राफ में नहीं कही जा सकती, वो पद्य की एक लाइन कह देती है, किसी मुहावरे की 4 शब्द कह देते हैं। तो इसलिए निर्विवाद रूप से गीतों का महत्व है, और इसीलिए मुहावरे, कहावतें और गीत हमारे समाज में लिखा पढ़ी में ना होते हुए भी वो आज भी मौजूद हैं और पीढ़ियां मौखिक परंपरा में उनको आगे ले जा रही हैं। सबसे ज़्यादा मेरे इस उपन्यास में आए हैं विरह के गीत।
उसका कारण यह है कि चाहे राजाओं की फौज रही हो, हमारे अवध में नवाबों की फौज रही हो, बाद में अंग्रेजों की फौज रही हो, प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, फिर गिरमिटिया मजदूर बन करके जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे नौजवान गए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर। जाहिर है कि उम्र की भी सीमा थी कि 30 साल से ज़्यादा के वो नहीं लेते थे गिरमिटिया मजदूर, ताकि वर्किंग ईयर्स ज़्यादा मिले। 18 साल का मिल गया, 18 साल से कम पर रोक थी तो भी 17 को 16 को 18 लिख करके मूंछ निकल आई है थोड़ी थोड़ी, तो मान लेते थे कि 18 है, कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं था। और विवाह उसमें बहुत पहले हो जाते थे। लड़कियों के विवाह 12-13 साल में हो जाते थे, लड़कों के विवाह भी उसी उम्र में हो जाते थे। 20 पूरा होने के पहले बच्चे हो जाते थे। खुद मेरी पहली संतान मेरे 20 पूरा होने के पहले, बीए करने के पहले हो गई थी। ये सन 70 की बात है। तो और सोचिए जो सन 1900 में गए, 1895 में गए गिरमिटिया मजदूर बनकर, उनकी स्थिति जरा सोचिए। तो सबसे ज़्यादा मेरे पास विरह के गीत हैं, फिर दुख के गीत हैं। स्त्रियों को जो ससुराल में दुख पड़ता है, सही घर नहीं मिलता, सही वर नहीं मिलता, और पूरे जीवन वो दुख भूंजती हैं, कुछ उसके गीत हैं, कुछ खुशी के भी गीत हैं, क्योंकि उसी में वो अपनी खुशियाँ, उसी ज़िंदगी, उसी माहौल में वो अपनी खुशियाँ खोजती हैं, खोज लेती हैं। खोजना पड़ता है क्योंकि उसको बदल नहीं सकती हैं। बाद में स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता से पहले रंगून जाते थे, और हमारे गांव के लोग तो कंधार जाते थे, काबुल जाते थे, कराची जाते थे। वहाँ से चिट्ठियाँ आती थी, घर वाले लोग बताते थे कि 1 महीना में आती है चिट्ठी। मतलब खुद चलें। जैसे हमारे पिताजी अहमदाबाद में रहते थे तो 3 गाड़ी बदल करके जाना पड़ता था उस ज़माने में। तो उस ज़माने में चिट्ठी ही एकमात्र आधार थी, और जो एक बार निकल गया वो साल भर में आएगा कि 2 साल में आएगा, और उसके पहले तो कब आएगा कुछ पता नहीं। फौज में भर्ती होने का मतलब लगाती थे गांव के लोग, गांव की औरतें, कि पलटनिया से कर दे बियाह, धेरिया कुएं माँ डार। पलटनिया से, फौजी से शादी कर दीजिए और समझ लो कि आपने बेटी को कुएं में डाल दिया है। अब वो कभी लौट के मायके भी नहीं आएगी, क्योंकि वो आदमी तो गया है फौज में, और किसको छोड़ करके आएगी? घर का सारा जिम्मा उसी के पास है। तो ये जो एक ही लाइन है कितना कुछ कह देती है कि पलटनिया से कर दे बियाह, धेरिया कुएं माँ डार। रुस्तम सोहराब की कहानी तो सभी जानते हैं। रुस्तम जब निकले फौज में शामिल होकर के, तो सोहराब अपने माँ के गर्भ में था, जवान हो गया। पूछने लगा कि मेरा बाप कौन है? बताती थी तेरा बाप लाम पे गया है, नहीं फौज में गया है। तो लाम पे गया तो कब लौटेगा? वो कहा मैं अपने बाप को खोजने जा रहा हूँ। और बाकी दर्दनाक कहानी तो आप जानते ही हैं। रुस्तम इतना बहादुर था कि उसके बहुत दुश्मन थे। पता चल गया कि इसका बेटा आया है तो उसको दूसरी फौज में भर्ती करा दिया, जो दूसरी लड़ाई जिससे होने वाली थी। और सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी कि रुस्तम और सोहराब भी आपस में लड़े। और जब रुस्तम अपने बेटे को पटक करके उसका गला काटा, तब उसकी बाह पर या जो भी उसका निशान था, ताबीज थी, जो भी था, तब उसने देखा कि ये तो मेरा ही बेटा है। तो इतनी इस तरह होता था कि बाप जिसने पैदा किया, न उसने अपने बेटे को देखा और न बेटा अपने बाप को देखा। यही स्थिति अब तक चली आ रही, अब जाके कम हुई है। जब से मोबाइल आया कम से कम बात होने लगी। जब पीसीओ था तो गांव भर की औरतें एक पीसीओ पे लाइन लगा के खड़ी होती थी कि हमारी बात करा दीजिए, और वो कहता था बस 1 मिनट बात कराएंगे। 1 मिनट बात भी महंगी होती थी। और शुरुआत में जब दोनों तरफ से लगता था
तब तो नहीं इधर से कर पाती थी, क्योंकि उधर से देने के लिए तो कुछ नहीं है। जब ये हुआ कि इतने बजे करेंगे, तब दुबई से फ़ोन इतने बजे आएगा, तो जाके वहाँ बैठ जाती थी। अब तुम्हारा आया तो उठ के दौड़ती थी। यह कितनी पिपासा थी अपने नज़दीकी की, अपने पति की, अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए। तो जिस ज़माने में कुछ नहीं था, उस ज़माने के बारे में आप सोच सकते हैं तो वो कैसे हमारे लोकगीतों में उतरा है। एक आध उदाहरण मैं देता हूँ। कोई भी नवविवाहिता नहीं चाहेगी कि उसको छोड़कर उसका पति परदेश जाए उस उम्र में। रेणु ने एक जगह लिखा है, रेणु ने लिखा है, उनकी जो नायिका है और रोक नहीं पा रही है जाने से, मान नहीं रहा है। वो सारे साथी संगाती जा रहे हैं, वो भी जा रहा है और चाहती है कि न जाए, और उसके रोकने से नहीं रुकता। तो गंगा माई से कहती है, सिफारिश लगाती है। क्या कहती है कि मोहित जे कंता जाए परदेसा, रोको तो गंगा माई हो, उमड़ो तो गंगा माई हो। हे गंगा माई, उमड़ आइए, ताकि ये तैर के पार न कर सके और रुक जाए, क्योंकि मेरे रोकने से ये रुक नहीं रहा। इस लाइन का दर्द देखिए। उमड़ो तो गंगा माई है, मोहित जी कंता जाए परदेसा, उमड़ो तो गंगा माई है। बहुत तरह से नायिकाएं समझाती हैं कि क्या क्या चीज समय से कर लेना चाहिए, और समय से आप नहीं करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका समय बीत जाने के बाद उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। और वो उदाहरण देकर नायिका समझाती है कि जेठवा न सामी छाया बखरिया, अवधि में है। जेठवा माने जेठ महीने में, आषाढ़ से पहले, बरसात से पहले। जेठवा न सामी छाया बखरिया, और अदरा न बोया धान। आर्द्रा नक्षत्र आता है बरसात में, उसमें धान बो देना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पानी बरसता है, डूब जाता है, अच्छी फसल नहीं होती। तो इसलिए बरसात होने के पहले अपने घर की छाजन सही कर लेना चाहिए। जो नहीं सही करता वो बरसात का पानी चूता है और कोई उपाय नहीं रहता। और जो जेठ में आर्द्रा नक्षत्र में धान नहीं बो लेता, उसके फसल नहीं होगी, भूखों मरना पड़ेगा। अदरा जेठवा न छामी छाया बखरिया, अदरा न बोया धान, चढ़त जवनिया भगया परदेसवा, तीनों तरह की गई मार। चढ़ती जवानी है हम लोगों की, 20-22 साल की उम्र है, इसी में आप परदेश भागे जा रहे हैं। तो ये जो तीनों नुकसान हैं, घर ना छाने के, समय से बुआई न करने के, और जवानी में परदेश भाग जाने से, ये तीनों ही ऐसे नुकसान हैं जिनकी भरपाई नहीं हो सकती है। एक और नायिका तो सीधे सीधे कहती है कि रुपया पैसवा सामी फिर आई हैं। अभी बहुत लंबी उम्र है, फिर कमाओगे, फिर रुपया पैसा मिल जाएगा। रुपया पैसवा सामी फिर आई हैं, अरे जवानियाँ जो गई, फिर से आए ना लौट के, अरे जवानियाँ जो गई, फिर से लौट करके ये जवानी आने वाली नहीं है। आप लोगों के बहकावे में आ करके मुझे अकेली घर में छोड़कर चले जा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, इसकी कोई माफ़ी भगवान आपको नहीं देगा। कुछ लोगों पे इसका असर पड़ जाता है, कभी कभी सफल भी हो जाती हैं। हमारे गांव से 3 लोग परदेश जाने के लिए निकले, हमारे बचपन की बात है, जिसमें से 2 रोटी गुड़ बांध के निकलते थे, कहीं 2-3 दिन वही रोटी खानी थी। तो 3 लोग निकले, 2 लोगों को तो गाड़ी मिल गई और एक आदमी की गाड़ी छूट गई। तो लौट के आए तो उनके बाप नाराज हुए। उनकी पत्नी थी, उनकी गाड़ी छूट गई। तो
लौट के आए कि तुम्हारी गाड़ी छूट गई। उनके बाप ने पूछा क्यों छूट गई? तो कहा हमसे क्या पूछते हैं, गड़िया से पूछिए। भाई वो छूट गई तो हम क्या कर सकते हैं। जो गिरमिटिया मजदूर बन करके गई वो कभी लौट कर नहीं आई। उनकी पत्नियां इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। हमारे इस उपन्यास में उनका दर्द बयान किया गया है। उसको लिखते समय मेरे आंसू बार बार बह रहे थे, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपके आंसू बार बार बहेंगे। वो कहती हैं, सुनने वाला तो कोई है नहीं, ऐसे ही कह रही हैं जैसे उनको सुनाई दे रहा है कि बागा बुढ़ाने बगीचा बुढ़ाने, जो बाग बगीचे आप लगा करके गए थे उनके पेड़ बूढ़े हो गए। आपको गए इतने दिन हो गए कि उनके पेड़ बूढ़े हो गए। बागा बुढ़ाने बगीचा बुढ़ाने, अरे डरिया लटकन लागी घरे कब औब्या। उनकी डालें लटकने लगी, यानी जो शरीर रूप जो शरीर है इसमें जो कोमल अंग हैं वो सब कैसे थे जब आप गए थे, वो सब लटक गए हैं। आप घर कब आएंगे? मथुरा के रहवैया घरे कब आओगे। जैसे गोपियाँ कृष्ण के लिए कहती थी, कृष्ण कभी लौट करके मथुरा से वापस गोकुल नहीं गए, तो उसी प्रतीक को साधती हैं कि जैसे कृष्ण लौट कर कभी नहीं गए, उसी तरह आप लौट कर कभी नहीं आए। आप कब आएंगे? हमारे पड़ोस में एक वृद्धा थी, बहुत वृद्ध हो गई थी और उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा चल गया था। हेलुसिनेशन में रहती थी, मति भ्रम में रहती थी। इंतजार करती रहीं पूरे जमाने। 1900 में गए थे उनके पति। जब उनकी गोद में, जब उनके पेट में बच्चा था, एक पुत्र पैदा हुआ, बाद में पैदा हुआ, फिर पुत्र पैदा हुआ, फिर पुत्र का भी पुत्र पैदा हुआ। वो इंतजार करती रहीं। और बचपन में फिर मैंने सुना था, एक दिन उसी मति भ्रम में, जब कुछ पागलपन जैसी स्थिति में, एक दिन लेटे लेटे कह रही थी कि हे हो फलाने, अपने नाती का नाम लेकर के, भुलई, हे हो बिलई, हो देखा तुहार बाबा आई गए, तनी पानी वानी लाओ, प्यासा हुई हैं, खटिया बिछाए दो। फिर जैसे कि उनके बाबा सामने खड़े हों, कहते हैं कि आवा, यानी आइए, लेकिन आज हम तुम्हें घरे में ना घुसे देव, आज हम आपको घर में घुसने नहीं देंगे। वहाँ भरपेट भात खाने लगे, भात खाने को मिलने लगा तो हम सबकी सुध भूल गए। जिसने भी इस सिचुएशन को देखा हो उसके रोए खड़े हो जाते हैं कि इतना बड़ा वियोग, पूरे जीवन का वियोग, कि पेट में एक बच्चा आया होगा, साल 6 महीने का साथ रहा होगा, उसके बाद इतनी लंबी, विधवाओं को ऊपर वाला उम्र भी बहुत लंबी देता है, जो भी उसका कारण हो, इतना झेलती हैं कि वो उनकी जिजीविषा इतनी हो जाती है। वो 90 पार करके मरी, पनात छनात देख कर मरी। अगर गोद में, पेट में, गर्भ में बच्चा न हुआ होता तब उनकी स्थिति सोचिए। और जिस तरह वो हेलुसिनेशन में बोलती थीं, उसको सुनते तो आपकी आंखें टपकने लगती। हमने इस उपन्यास में थोड़ा सा हिस्सा इसका देने की कोशिश किया है। मेरे पिता भी, मैंने बताया, अहमदाबाद में मिल में नौकरी करते थे। वो भी जाते थे तो कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा, यहाँ से चिट्ठी लिख लिख के जाती थी। अदली बदली की नौकरी उसको कहते थे कि कोई छुट्टी चला गया तो उसके एवज में आपको मिल जाएगी, कोई छुट्टी नहीं गया तो मिल के गेट तक जाइए, बैठे रहिए, 8 बजे की ड्यूटी है, 9 बजे तक पता चलेगा कि आपको मिल सकती है ड्यूटी तो मिल जाएगी, आप अंदर जाइए, नहीं तो घर लौट जाइए। जब ऐसी स्थिति है तो घर जाने का, और इतने खर्चे, तो घर बहुत दिनों तक नहीं जा पाते थे। मेरी माँ, मैंने देखा है, बचपन में गौर उठाती थी। एक मौनी में गोबर का एक शंक्वाकार
आकार बनाती थी, मौनी में रखती थी, फिर मौनी पलट देती थी और पूछती थी इस बार होली में या दिवाली में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर खड़ी रहती थी, अगर गिरी हुई हालत में रहती थी तो उदास हो जाती थी, चुप हो जाती थी, गुमसुम रहती थी, दिन भर अपना काम निपटाती रहती थी, किसी से नहीं बोलती थी, गुस्सा भी नहीं करती थी, खुशी भी नहीं जाहिर करती थी, जैसे पत्थर हो जाती थी। और अगर खड़ी स्थिति में हो गई गौर तो पुलकित हो जाती थी, दौड़ दौड़ के इधर का काम करने लगी, उधर का काम कर लेंगी, बच्चे को खाने के पूछने लगी और सब करने लगी, और साथ साथ गुनगुनाने लगी कि ठीक है अब गौर माता कह रही हैं तो अब तो उनको आना ही पड़ेगा, कब आवें, गुनगुनाती थी। परदेसिया न आवें नयन तलफन, परदेसी आ नहीं रहे हैं और उनके देखे बिना हमारी आंखें तड़प रही हैं। पुसवा न आवें मघवा न आवें, मान लो पूस में नहीं आए, माघ में नहीं आए, आवें फगुनवा में रंग बरसे, परदेसिया न आवें नयन तल। पूस माघ में ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन फागुन में जब चारों तरफ रंग बरस रहा हो तो जरूर आ जाए। जेठवा ना आवे अषाढ़वा ना आवे, जेठ में ना आए, अषाढ़ में ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आवे सवनवा मेह बरसे, परदेसिया ना आवे नैन तल। 12 मासा लोकगीत हमारे अवध में बहुत प्रचलित है। 12 महीने में क्या मुसीबत है, क्या खुशी है, इसका वर्णन होता है। और ज़्यादातर ऐसे गायन को होली गीत में भी रहता है, सब हर तरह गीत में रहता है, लेकिन बिरहा में ज़्यादा रहता है। बिरहा शायद बिरह से बना होगा, तो बिरहा में बहुत रहता है। लागे मसवा आषाढ़ भर गे नदिया या नार, कह गे लातो दिन में गाढ़ वह ननद के बीरना। आषाढ़ मास लग गया, नदी नाले भर गए, रात और दिन गाढ़ा करके वह ननद के बीरन यानी ननद के भाई यानी हमारे पति हमारे लिए रात और दिन मुसीबत में डाल करके चले गए और अभी लौट कर नहीं आए। इसी तरह सारे महीनों का वर्णन होता है। हमारे इलाके में एक बिरहा गायक थे कन्हई फरवाह। फरवाह वह होते हैं मध्यवर्ती जातियां, जो चरवाहा जातियां हैं, उनका नृत्य है फरवाही नृत्य। बिरहा गाते हैं, रंगीन जांघिया पहनते हैं, उसमें घुंघरू गुहे होते हैं और नीला पट्टा कंधे पर पैर तक रहता है और बनियान पहनकर वो नाचते हैं। उसमें जो नाचने वाले पुरुष हैं उनका शारीरिक सौष्ठव देखने के लिए आधी स्त्रियां उनका शारीरिक सौष्ठव देखने आती हैं और आधी स्त्रियां उन गीतों को सुनने आती हैं, उस बिरहा को सुनने आती हैं। जिनके पति बाहर चले गए हैं, जो विरह वेदना से विगलित हो रही हैं, वह उन गीतों को सुनती हैं और उतनी सुंदर पुरुष देह की यष्टि देखती हैं तो कई प्रकार से उनको बेचैनी होती है। उसका जो वर्णन रहता है वह जिसने नहीं सुना है, देखा है, शब्द उसका बयान नहीं कर सकता। और वो कन्हई फरवाह आसपास के 2-4 जिले में थे। हमने बहुत कम उम्र में उनको देखा था। उनकी एक एक लाइन के 2 गीत मुझे अभी तक याद हैं और उनमें शब्द योजना देखिए, अनुप्रास देखिए। उस उम्र से मुझे याद हैं, तब मुझे वो कितने अच्छे लगे होंगे और कैसे पूरा बगिया में पूरा मेला औरतों का उमड़ पड़ता था। भोज भात होता था तो शाम को 5 बजे भोजन कराने का इंतजाम रहता था ताकि लोग भोजन करके उजाले उजाले में अपने घर चले जाएं और नाच दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाती थी। तो जब खत्म होने को होता था लोग कहते थे कि बंद करिए, अब भोजन कराया जाएगा, तो औरतें खड़ी हो जाती थी, नहीं अभी 2 गाने और गा लेने दीजिए। उनके गाने की एक लाइन, वो वही विरहिणी स्त्रियां रहती थीं, उनके गाने की एक लाइन मुझे अभी याद है। पियरी भइयों में गुइया
पिया पिया रट के, पियरी भइयों में गुइया पिया पिया रट के, बावरी भइयों में बारसा नवा में बास के। बरसाने में बस कर और वो लौट कर नहीं आए। मैं बावरी हो गई हूँ और पिया पिया रटते रटते, उनका नाम लेते लेते मैं पीली पड़ गई हूँ। ये जो शब्द योजना है, बावरी भाइयों में बरसानुमा में बस के, ये उनका अपना गढ़ा हुआ गीत रहा होगा और 2-4 दर्जा पढ़े रहे होंगे, हो सकता है इतना भी ना पढ़े रहे हो तो। लेकिन जो संवेदना थी, जो रस था, रसोद्रेक था, एक दिल से दूसरे दिल को मिलाने की उनकी क्षमता थी, वह उनको आसपास लोकप्रिय किए रहती थी और बताती थी कि इन विरहिणी स्त्रियों का दर्द लोक गायक कितनी गहराई तक समझ रहा है और कितने कुशलता से उनके पास तक पहुंचा रहा है कि जो कह रही हैं कि अभी बंद मत करो, थोड़ी देर और गाओ। उन्हीं की एक और लाइन है, मना कर रही है विदेश मत जाइए और नहीं मानेंगे तो मैं समझ लूंगी कि मैं विधवा हो गई, ये कहे देती हूं। आँखिया का कजरा और मांग कर सिंदूरा, आंख का काजल और मांग का सिंदूर जो सुहाग की निशानी है। आँखिया का कजरा मांग के सिंदूरा और जाय के जमुनवा में धोई डर चली जाब्या विदेशवा तो रोई मारो। फिर भी कुछ लोग मान जाते रहे होंगे कुछ लोग नहीं मानते रहे होंगे। कर्जा चढ़ा है तो जाना भी जरूरी है, क्या खिलाएंगे, यहीं रहेंगे तो कैसे पेट भरेंगे बच्चों का। तो कुछ मान जाते रहे होंगे, कुछ नहीं मानते रहे होंगे। तो और आगे बढ़े, मान लीजिए जिनके चले जाते थे उनके लिए लोग गीत भी, कार भी कहते हैं बहुत, आगे बताएंगे। जायसी भी कहते हैं, हमारे क्षेत्र के जायसी, वो भी कहते हैं विरह वर्णन में कि आय कुआर नीर जल घटा। आय कुआर, कुआर का महीना लग गया, और नीर जग घटा, दुनिया में पानी कम हो गया। आय कुआर नीर जग घटा, जैसे दुनिया में पानी कम हो गया उसी तरह अबहू आव कंत, अब तो चले आओ कंत। अबहू आव कंत तन लटा, तन लट गया, बूढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गईं, लटक गया। लटा शब्द है, लटा माने जर्जर अवस्था को प्राप्त हुआ। आय कुवार नीर जग घटा, अबहू आव कंत तन लटा। और होली का टाइम है, जाड़े का टाइम है, नहीं आए हैं तो फगुआ, फागुन में फगुआ गाया जाता है। तो नायिका क्या कह रही है, जाड़े का वर्णन कैसे कर रही है। जाड़ मास घर नाही घरैया, जाड़ का महीना है और घर में घरैया है ही नहीं। जाड़ मास घर नाही घरैया, ओढ़े बनत ना अकेले रजैया। रह रह जिया घबराने, रह रह जिया घबराने, रह रह कर जी घबरा रहा है, अकेले रजाई ओढ़े जाने का मन नहीं कर रहा है और वो लौट कर नहीं आए हैं। तो फिर सोचती कि क्या हुआ होगा, क्यों लौट कर नहीं आए। इतना प्रेम करते थे, इतना मीठा बोलते थे, कहते थे कि तुम तो प्रीत हो, दुनिया में तुम ही हमारे लिए हो। फिर आंख ओंठ होते ही क्या हो गया, कहीं वो
दुनिया से विरक्त तो नहीं हो गए? जो घर का गृहस्थी कितना झंझट है, रोज रोज हम लोग चिट्ठी भेजते थे, इतना पैसा इसके लिए, इतना बच्चा बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है। कहीं सन्यासी तो नहीं हो गए? ऊब करके, निराश हो करके, हताश हो करके, तो अपने मन में ही सोच रही है, तो क्या कह रही है? जाड़ा तो बीत गया था, बसंत भी आ गया, बसंत में भी नहीं आए। तो ऋतु आई गई बसंत, ऋतु आई गई बसंत, घर मा नाही मोरा कंत, कतहु होई गए साधु संत, वै करई का भजना। ऋतु आई है बसंत, घर मा नाही मोरा कंत, कतहु होई गए साधु संत, वै करई का भजना। लगता है भजन करने के लिए साधु संत कहीं हो गए, अब उनकी उम्मीद करना बेकार। और मेरी माँ तो इंतजार करते 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 एक दिन मुझे लेकर चल पड़ी अहमदाबाद। वो तो हमने पूछा अकेले कैसे आप चली गई? मैं 2 साल का था, मुझे लेके मैं कहीं भूल भटक जाता तो तुम बहुत बड़ा रिस्क ली थी। तो हमसे कहती थी कि ये सास कहती थी तुम्हारा आदमी कुछ भेज नहीं रहा है, हम तुम्हें कहाँ से खिलाएं, या तो अपने बतार के पास जाओ या अपने बाप के पास जाओ। तो मैं चल पड़ी। पता नहीं ये बात कितनी सही रही होगी, लेकिन मुझे वो यही बताती थी, तो हम यही मान लिए। तो ये है कि पहली बार मुझे परदेश, उस हमारे नाना जो रेलवे में ड्राइवर थे, तो वो रेलवे की कॉलोनी के पास रहते थे। तो हो सकता है उसमें रेल का इंजन बहुत, ये जो पतली सीटी बाद में आई थी, हमारे बच्चों ने भौं करता था। तो मुझे याद है जब मैं ट्रेन में वो कहीं भौं करे चलने के पहले तो मैं कांप जाऊं, तो मुझे छिपा लेती थी, आंचल उड़ा लेती थी। तो उस भौं वाले इंजन पर बैठ करके और 2 बार ट्रेन बदल बदल करके मेरी माँ, मैं जब 2-3 साल का था तो मुझे लेकर के अहमदाबाद गई थी, क्योंकि पिताजी 3 साल तक घर नहीं आए थे और वो गौर उठाते उठाते आज ही आ गई थी। हो सकता है माँ ने जानबूझकर सास से झगड़ा कर लिया हो कि फिर जब ये झगड़ा करेंगे तो फिर हम ना जाएंगे तो रोकेंगे नहीं, जो भी बात रही हो। तो वहां मेरी एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी, उसकी बड़ी याद आती है। 3 साल हम भी थे, 3 साल वो भी थी। उसका नाम था इमामन। उसके बाद 1-2 बार मैं वहां गया कि खोजूं कि वो घर कहाँ है, पता लगे इमामन कहाँ है, उसके कितने बच्चे हैं, क्या कर रही है, लेकिन कहाँ पता लगता है। इतने दिन में तो दुनिया बदल गई है। हाँ, गुजरात ही बदल गया। तो लकड़ी की सीढ़ी थी, हम ऊपर रहते थे और हम दोनों 2 ही बच्चे थे, छोटे छोटे, तो हम दोनों लोग खेलते थे। तो जैसे कि लड़का सुप्रीमेसी अपना दिखाना चाहता होगा, वो कुछ कहती रही होगी, हम नहीं मानते होंगे, या हम अपनी वाली जिद करते रहे होंगे। किसी बात में मैंने उसको धक्का दिया, वहीं ऊपर की सीढ़ी से धक्का दिया। तो बचने के लिए उसने मेरा कपड़ा पकड़ लिया। मैंने समझा को मुझे भी साथ में ढकेलना चाहती है, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं, हम तो ना गिरे इसके लिए आपका कपड़ा पकड़े थे। तो हम दोनों लोग लकड़ी की सीढ़ी लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक आ गए। तो इतनी स्मृति मुझे उस जमाने की है, इमामन की याद आती है। मेरी माँ लेके मुझे ना गई होती तो जिंदगी का ये एपिसोड, उतनी कम उम्र में तब लोगों की कहाँ गर्लफ्रेंड होती रही होंगी, लेकिन अब मैं कुछ स्त्रियों के साहस की, उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की और उनके जीवट से संबंधित कुछ बातें, कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इतना सारा कुछ झेलने देखने के बाद भी वह असर्ट करती रही हैं। अब तो कर ही रही हैं, पहले भी करती रही हैं, 14वीं शताब्दी में भी करती रही हैं। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। वो एग्जैक्ट क्या है वो मुझे आते समय मैं भूल गया, कहीं लिखा था, लेकिन उसका मुल्ला दाऊद का एक काव्य ग्रंथ है 14वीं शताब्दी का, उसका नाम है चंदायन।
उसी से हमारे क्षेत्र में चनैनी गाते हैं 4-5 जिलों में। वो चंदा और लोरिक की प्रेम कहानी है। चंदा का विवाह 4 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन जब वो ससुराल गई, उसके पति का नाम था बावन वीर। नाम से लगता है कि बड़ा बावन वीर रहा होगा, लेकिन वो चंदा को पसंद नहीं आया। तो उसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम बोलते हो तो तुम्हारे मुंह से थूक निकलता है, मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा दो। उस समय कहती है, और बाद में वो उसका प्रेम संबंध लोरिक से होता है बड़े होने पर, और वो चली आती है बामन वीर अपने विवाहित पति को छोड़ करके, और कह करके कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम गंदे हो, मेरे लायक नहीं हो, तुम अपने लायक खोजो, मैं अपने लायक खोजूंगी उस समय। और एक अन्य उदाहरण बंगला साहित्य से, बंगला साहित्य की जो मीरा हैं, राधा हैं, बंगला साहित्य की राधा हैं, वो कहती हैं चंडीदास की कविता में, चंडीदास की कविता में कहती हैं कि जिससे मेरा विवाह हुआ है वह मेरे लायक नहीं है, और जिसे मैं पसंद करती हूँ या और जो मेरे लायक है उसके साथ मैं रह नहीं सकती। यह मामूली दुख नहीं है। वो कहती है कि यह मामूली दुख नहीं है। हमारे लोक में, ये तो साहित्य से हुआ, लिखित साहित्य से, लोक का उदाहरण भी मैं दे करके बताता हूं। ये मुखरता चरवाहा संस्कृति में ही मिल सकती थी, जहां स्त्रियां भी बराबर बाहर निकलकर काम करती थीं, वो किसी की मोहताज नहीं थीं, पर्दे में नहीं रखा गया था, और तमाम प्रकार के उन पर बंधन नहीं लगाए गए थे, तब की बात है। लेकिन हमारे लोक में भी है, एक दिन रास्ते में चलते चलते प्रेमिका को अपना पूर्व प्रेमी दिखाई दे गया, तो रोका उसने, रुको। अब बोली, इसी रास्ते से रोज आते जाते हो और शकल नहीं दिखाते हो, किसके डर से? चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। यही रही आवेला दरस न दिखावेला, केकरा डरे, आज आवा चला चली हमारे घरे। ये लोक में और भी हैं। और भी हैं, एक इसी में क्षेपक बता दें। मेरी नानी थी, बहुत बूढ़ी थी। मैं छोटा था, नानी के यहाँ जाता था, तो एक बूढ़े आते थे। मेरी नानी बहुत सुंदर थी, लगता था यूनान के हैं। मैंने ख्वाजा मेरे पीर में इसका वर्णन किया है। एक बूढ़े उनसे मिलने आते थे, तो बड़के मामा बताते थे कि पहले अम्मा की शादी इन्हीं से तय हुई थी, लेकिन बाद में इनके पिताजी ने यहाँ कर दिया, इनके मामा के पिताजी से कर दिया, क्योंकि ये नानी के रूप सौंदर्य के अनुकूल ज़्यादा सुटेबल थे। लेकिन पहले चर्चा चल चुकी थी कि पहले यहाँ विवाह होगा, तो वो कभी कभी 2-4 साल में आते हैं, रुकते हैं, हालचाल लेते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं और चले जाते हैं। आप बताइए, ये एक साहित्य की बात नहीं है। ये मामा इन्हें उनके पिता, उनके बेटे, नानी के बेटे बताए कि ऐसा है, आते हैं तो हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। क्या पता हम लोग नानी वहां पे आती जाती, तो मामा कहते थे कि अम्मा अगर उनके यहाँ पे हयाती होती तो हम लोग उन्हीं के बेटे होते। इसलिए खाना खिलाने में क्या है, आते थे, खाना खाते थे, जाते थे। मेरे बचपन की बात है, सही बात है। लोक ऐसा है, लोक इतना उदार है। और सुनिए कितना उदार है। गोपी कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण ने मैसेज भेजा होगा, व्हाट्सअप किया होगा कि बहुत दिन हो गया, भेंट नहीं हुई, आ जाओ कहीं मिला जाए। तो वो कहती हैं, संदेश भेजती हैं कि वही कदम तरे ब्रजराज आज हम आऊब। उस कदम्ब के पेड़ के नीचे, अय ब्रजराज, अय श्री कृष्ण, आज मैं आऊंगी।
वही कदम तरे ब्रजराज आज हम आऊब। कैसे आऊंगी, क्या क्या काम निपटा करके आऊंगी कि कंत जवाई पति को भोजन कराकर और सोआई सेज पर, उनकी सेज लगा दूंगी, उनको सुला दूंगी। सब विधि अवसर पाए आज हम आऊब। वही कदम तरे ब्रजराज आज हम आऊब। ड्यूटी इधर की भी पूरी करेंगे और उधर भी जाएंगे। उनके मन में ये नहीं है कि इनको बता के भी जाएंगी कि हम आज मिलने के लिए जा रहे हैं। और लोक क्या कहता है, ऐसी नायिका जो मिलने के लिए जा रही है उसके लिए लोक क्या कहता है। एक डॉक्टर श्री रामपाल थे, डॉक्टर थे, ये पीएचडी वाले डॉक्टर पढ़ाते थे। ये पीएचडी वाले में क्यों हंसने लगे हम लोग? तो वो सुनाते थे और बहुत मार्मिक अंदाज में सुनाते थे। हमको कहते थे भैया भैया सुनिए, हम आपको सुनाते हैं, एक गीत सुनाते हैं, बहुत कीमती गीत है। क्या है? तो वो सुनाते थे कि एक नायिका अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। एक नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकली है। तो वो कहते हैं कि झुक आओ मेघ, मेघ बादल थोड़ा नीचे झुक आइए, छाया कर दीजिए। झुक आओ मेघ बहो पूर्वा, अये हवा तुम पूर्वा बहने लगो। इन लोगों को ऑर्डर कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनाओ। अये मेघ तुम झुककर छाया करो, अये हवा तुम पूर्वा बहो, जिसमें नमी आती है, पूर्वा में नमी आती है, ताकि मिलन का क्षण जो है, मिलन का मौसम जो है, मिलन का जो वातावरण है वो अनुकूल हो, प्रेम के अनुकूल हो। पुरवाई, हाँ वही पुरवा, वही पुरवाई। हाँ, झुक आओ मेघ बहो पुरवा, गोरी मीत मिलन को जाए, गोरी मीत मिलन को जाए। गोरी अपने मीत से मिलने के लिए जा रही हैं, इसलिए ऐ मेघ तुम नीचे झुक आओ, ऐ हवा तुम पुरवाई बहो, ताकि अनुकूल वातावरण बन सके। डॉक्टर श्री रामपाल सुनाते थे हम लोगों को, इलाहाबाद में रहते हैं। और कभी कभी ऐसा पति मिल जाता है कि आज ही आ जाती है पत्नी, ऐसा भी होता है, तमाम बार होता है। तो वो क्या कामना करती है? एक होता है निबहुरे, अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने निबहुर देसु लिखा है। पहले लोग इसका मतलब नहीं जानते थे, लेकिन लोक में निबहुर बहुत पहले से है, शहर में नहीं था। कैसे? और एक होता है अर्धा, जैसे एक उपन्यास आया था हाफ गर्लफ्रेंड, वैसे ही एक होता है अर्धा, माने आधा पति। वो मतलब रूटीन नहीं है, लेकिन कभी कभी वो उससे पति का काम ले लिया जाता है। तो वो अर्धा है। अब अपने रियल पति से, जो ओरिजिनल पति है, उससे इतना वो आजी जा चुकी है कि कहती है कि बियाह मोर निबहुरे जाते, बियाह माने जिसके साथ विवाह हुआ है, बियाह मोर निबहुरे जाते तो अर्धा छपट के सौतीं जाए। अगर ऐसी जगह चला जाता निबहुरे जहां से लौट कर नहीं आता कोई, यानी कि, तो मैं अपने अर्धा से छपट कर मुझे सोने का मौका मिलता। अब इस समय तो इसके रहने से जिंदगी नरक बनाए हुए है, न उधर के हैं न इधर। बियाह होत निबहुरे जाते अर्धा छपट के सौत्यूं जाए। हमारे यहाँ एक शब्द अवध में है मिलुआई, वो भी आपको बता दें। मिलुआई कहते हैं मिलकर रहने वाला। मान लो कोई स्त्री विधवा हो गई, उसके 2-3 बच्चे हुए, उम्र अभी 40 साल है। 40 साल में तो सारे बच्चे हो जाते हैं। हमारे तो 6 बच्चे हो गए थे उतनी उम्र में। तो कोई उम्र तो होती नहीं 40 साल,
और स्त्री हो गई विधवा, और खेती बाड़ी है, बेटा 20 साल का हो गया है, बेटी की एक आध ब्याह हो गया है, एक आध गौने जाने वाली है। अब कौन खेती का काम करे? कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, तो अपने लिए भी एक हस्बैंड चाहिए, खेती बाड़ी के लिए भी एक चाहिए। किसी को अगर लेबर में रखिए तो रोज दिहाड़ी देनी पड़ेगी। ऐसे मौके के लिए एक मिलवई होता है कि पता लगाओ कहीं कोई छड़ा हो किसी गांव में, उसकी पत्नी मर चुकी हो, उसकी घर में कदर ना हो, लगभग परित्यक्त जैसा हो, तो उसको पता लगाओ, मेहनती हो, काम करने वाला हो, उम्र हो, जवान हो, हर तरह से वो काम लायक हो, तो उसको मिलवई लाते थे लोग। अब तो ये प्रथा शायद कम हो गई है, लेकिन मेरे बचपन तक तो था कि वो उनके मिलवई चले गए हैं। वो उनके में कहें क्यों मिलवई चले गए? कहें पतोहू खाना नहीं देती थी टाइम से, तो वहाँ चले गए। ये बहू जो आई थी उनके समय से भोजन नहीं देती थी, और एक मिल गई, उसने कहा चलो हमारी मिलवई, दोनों टाइम खाओ, मेहनत करो, कमाओ, खाया जाएगा, हमारे वो नहीं है, तुम्हारे वो नहीं है। तो ऐसे मिलवाई भी होते थे, ये इसी समाज में होते थे, वो सब अभी तक चल रहा है। जैसे भाई गया अपनी बहन के लिए लड़का देखने, हस्बैंड देखने, भाई छोटा है या बड़ा है, बहुत अनुभवी नहीं रहता है, लंबी चौड़ी बखरी है, ऊंची है, आगे कहीं सा खूब बढ़िया बना है, पीछे तक जाके नहीं देखा पीछे छप्पर है कि खपड़ेल है, या वो भी नहीं जान पाया, अनुभवहीन है कि कितने बीघे खेत हैं, बैल कितने हैं। गांव में तो कई बार अब कोई देखने आता था तो दूसरे के बैल ला के बांध देते थे। जो अनुभवी होते थे वो कहते थे, बूढ़े जाते थे तो वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये जो दोनों बैल बंधे हैं ये खूंटे को पेर रहे हैं, मैंने उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं, इसका मतलब ये इनका खूंटा नहीं है, या अभी एक छोद गोबर नहीं किए हैं, अभी 1 घंटा पहले बांधे गए होंगे। अगर रोज यहीं बांधे जाते तो यहाँ गंदा न रहता, वो पता लगा लेते हैं। आपने बहुत अच्छे से बांधा भी है अपने नॉवल में। हमारे यहाँ पहलवान गए हैं लड़की, अपनी लड़की के लिए, देखिए वो कितना परेशान होते हैं, कैसे कैसे मांगते हैं लोग, कैसे दहेज मांगते हैं, अब मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, क्या आपकी इज्जत है, आप बड़े आदमी हैं तो देवे करेंगे। हाँ, और तमाम चीज़ें हैं उसमें। हाँ, उसको भी मैंने उसमें लिखा है। हाँ, तो बहन जब भाई कभी आता है कि देखें बहन का क्या हाल चाल है, तो पैर पकड़ के भेंटना कहते हैं हमारे यहाँ। भाई आता है तो बहन आती है, पैर पकड़ कर भेंटती है और कारण करके रोती है। कारण करना माने पद्य में रोना। दुनिया सारे कवि लोग पद्य रचना बंद कर दिए हैं, और हमारे गांव की निरक्षर महिलाएं भी अभी पद्य में रोती हैं, आज भी रोती हैं, और उसमें तुक ताल मात्रा में कोई गलती नहीं होती है, और न जो अपना मुसीबत बयान कर दे रही हैं वो तुक ताल बैठाने के लिए कोई उसमें कमी कर दें, उसकी इंटेंसिटी में भी कमी नहीं रहती है, और उसके तुक ताल में भी कोई, और राग में भी कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे रुदन को कारण करके रोना है कि इस रोने का कारण वो बता रही हैं, तो वो कारण करके रोने में वो बताती हैं। तो कैसे कहते हैं अपने घर का हाल कि ऊंची ऊंची बखरी लोभान भैया बिरना। ऊंची ऊंची बकरी देखकर लोभा गए, लालच में पड़ गए। अरे ऊंची ऊंची बखरी लोभान भैया बिरना की भीतरा कह हालिया न जाने भैया बिरना। भीतर की हाल आप नहीं जान पाए। ऊंची ऊंची जी बकरी देख कर लुभा गए और हमको यहाँ कुएं में ढकेल कर चले गए। क्या मुसीबत है कि नौ मान कूटना की नौ मान पिसना, नौ मान कूटना की नौ मान पिसना की नौ मान रोज रसोइया भैया बिरना। रोज 9 मन कूटना पड़ता है, 9 मन पीसना पड़ता है, तब रोज की रसोई बनती है। और उसमें मेरे हिस्से में क्या आता है कि पैथाना पिसाना से बने मोरी रोटिया की। जो पैथन होता है
जो सूखा आटा लगा लगा के रोटी बनती है उसको पैथन कहते हैं। जो पैथन अंत में थाली में बच जाता है उसी को गूंथ कर मैं अपनी रोटी बनाती हूँ। वही मेरे हिस्से में वही आता है, चाहे 9 मन कूट पीस देती हूँ दिन भर में। 9 मन कूटना की 9 मन पिसना की 9 मन रोज रसोइया भैया बिरना। और पैथाना पिसाना से बना मोरी रोटिया की। ओह हुमा कुकुरा बिलैया भैया बिरना। उसमें भी कुत्ते और बिल्ली का हिस्सा भी मेरी ही रोटी से जाता है। लेकिन यह दुख मां से जाकर मत कहना, क्योंकि दुख से उनकी छाती फट जाएगी। यह दुख दरवाजे पर खड़ी नीम के पेड़ से भी मत कहना कि दुख से उसकी सारी हरी पत्तियां झड़ जाएंगी। और यह दुख भाभी से तो हरगिज मत कहना, क्योंकि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसके कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी कि अच्छा, हम जब 2 साल पहले आए थे तो बहुत हमको तंग किया था उस लड़की ने। हाँ, बहुत सारे दुख कट गए, बहुत सारे दुख कट गए। जो बच गए हैं वह भी धीरे धीरे कट जाएंगे, उनकी यादें बची रह जाएंगी। अब विवाह में दी जाने वाली गाली से अपनी बात समाप्त करूंगा। आपसे माफी चाहता हूं, कल मैंने आपको 5:30 का समय दे दिया था और यह 4:30 था, मैंने देखा नहीं था। गाली शादी ब्याह में होती है तो वहीं से समाप्त करूं। शादी ब्याह की कई रस्म भी गाली से समाप्त होती है। दादी वाला भी सुनाई दीजिएगा समाप्त। जी, दादी वाला गीत भी सुनाई दीजिएगा जो लोकगीत आप सुनाएं। अब उसको सुनाने का ये इस समाज में अब मुझे थोड़ा शर्म सी लगेगी, उसका रहने दीजिए। तो जो बारात में बीड़ा लगाया जाता है, बीड़ा, पान का बीड़ा, बरईन आती है, बरई पनवाड़ी जो पान सर्व करते हैं बारात वालों को, तो बरईन बैठ के बीड़ा लगा रही हैं। तो औरतें गाली में गा रही हैं, घराती औरतें, लड़की पक्ष की औरतें गा रही हैं कि ऐसा बीड़ा लगाओ, इसमें आप जादू यथार्थवाद भी देख सकते हैं। ऐसा बीड़ा लगाओ, कैसा, सुनिए, अवधि में है, फिर बाद में क्लियर कर देंगे, वैसे क्लियर हो जाएगा मुझे। तोरे बीरवा माया जा बहार बराइनी बीरा लगाओ, तोरे बीरवा माया जा बहार बराइनी बीरा लगाओ। अरे ऊ बिरवा खाई दुल्हा के माई बहिनिया, काकी पितियनिया रान परोसिनी, छोटका बड़का खाता गरा भरा ही जाए, बराइनी बीरा लगाओ, तोरे बिरवा माया जब बहार बराइनी बीरा लगाओ। एक गीत मुझे मिला था जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको भी चलते चलते गा दे रहा हूं। मैं तो कहीं और से ख़त्म करने वाला था, लेकिन इसको भी ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा तो समझिएगा। तो एक बूढ़ी थी, हमें बहुत मुश्किल से ये गीत मिला। हमारी एक बड़ी साली हैं, उन्होंने हम कहानियाँ लिखने के लिए सबसे याचना करते रहते हैं कि आपके पास कोई गीत की लाइन हो तो दे दीजिए, कोई यादगार हो दे दीजिए। जैसे हमारी कहानी है, अभी जो कहानी लास्ट में छपी थी,
कुच्ची का कानून, हाँ, कुच्ची का कानून में कुच्ची विधवा हो जाती है, उसके कोई इशू नहीं है, तो उसके पट्टीदार लोग सोचने लगते हैं कि अब तो ये सारी खेती बाड़ी हमारी हो जाएगी। पट्टीदार माने जो परिवार में अन्य लोग हैं, अब तो खेती बाड़ी हमारी हो जाएगी, क्योंकि नावल्द हो गई, अब तो इसको कहीं और जाना होगा, अभी इसकी 20 साल की भी उम्र नहीं है, अब यहाँ तो बैठी नहीं रहेगी। और कोशिश करते हैं कि वो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन इतना उसको तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में अपना बच्चा पैदा करूंगी। बच्चा पैदा करने में पति का योगदान बहुत कम रहता है, सारा योगदान माँ का रहता है। बाप का क्या कौन सा रोल रहता है? बाप का रोल तो कहीं से भी किसी से भी मदद ली जा सकती है। और वो बच्चा पैदा करती है, 2 बेटे उसी ससुराल में रहते हुए पैदा करती है। और ये सच्ची घटना थी, मेरी ससुराल में एक लेडी थी, 60 में उन्होंने 2 बच्चे अपने पैदा किए थे, अभी अभी उनकी डेथ हुई, उनसे हमने इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे ही एक गीत की लाइन मेरी बड़ी साली हमको बताई, और बाद में मैंने उनसे कहा कि इसका आगे पीछे का भी कुछ बता दीजिए। तो कहीं याद नहीं है, मेरे मायके में एक बूढ़ी थी, वो गाई थी एक बार, तो इतना याद रह गया। हम कहा चलो आज ही उन बूढ़ी का पता लगाओ। हम लोग गए तो पता चला उन बूढ़ी की आज ही 13 ही है, मतलब 13 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। तो लेकिन अब संयोग की बात है कि वो लाइन मुझे नहीं मिल पाई। अभी जैसे जिस गीत का आपने मेरे तिरिया चरित्र कहानी में जिस गीत का आपने जिक्र किया है, वो एक भट्ठे पे मुझे मिला था। एक आदमी अकेले दोपहरी में लेटा हुआ गा रहा था, गुनगुना रहा था। गा क्या रहा था? गुनगुना रहा था। दोपहरिया थी। वही लाइन है कि टूटही मड़ैया के हम हैं राजा, करिला गुजारा थोरे माँ, तोर मन लागे न लागे पतर की, मोर मन लागल बा तोरे माँ। जब इस पे पिक्चर बनने लगी, बासु चटर्जी और इसमें वो ड्राइवर का रोल ओमपुरी ने किया है, तो ओमपुरी भी कहे कि इसका और 4 लाइन जोड़िए, मैं इसको और पूरा गाना चाहता हूँ। बासु ने भी कहा, हमने कहा हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, वही कोशिश किए जहाँ मुझे ये मिली थी। उस आदमी ने कहा इसके अलावा नहीं जानता मैं, मेरे पास 100-200 होता तो मैं दे देता, पुराने ज़माने की बात है, लेकिन नहीं मिली तो नहीं मिली। किसी में इतनी काबिलियत हो कि इसी के टक्कर की लाइन जोड़ दे, नहीं जोड़ सकते लोग। जो लोग लिख देते हैं लिख देते हैं, उस भावभूमि पर जितना हो गया हो गया। उसी तरह की ये लाइन उन्होंने मुझे सुनाया जो आप बता रहे हैं कि आज तुमड़ी में भांग घोटाओ रसिया, आज तुमड़ी में। रसिया एक गीत होता है होली के दौरान, हाँ फाग है, हाँ फाग का एक हुआ है। आज तुमड़ी में भांग घोटाओ रसिया, आज तुमड़ी में, आज तुमड़ी में भांग घोटाओ रसिया, आज तुमड़ी में। मातल मदन रहन अंधियारी, मातल मदन रहन अंधियारी, तो नटाओ सुझाओ रसिया, आज तुमड़ी में भांग घोटाओ रसिया, आज तुमड़ी में। यही था वो कह रहे थे। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं उस नव यौवना से जो अभी अभी ससुराल से आई है और अपनी सखी से बता रही है कि जीवन क्या है, आनंद क्या है, इज्जत क्या है, पूछ क्या है, सम्मान क्या है। मैं ससुराल गई तब मुझे देखने को मिला। मायके में थी तो कोई बात ही नहीं पूछता, मतलब कोई घास ही नहीं डालता था। ये भी कोई चीज है, कोई मायके में कोई इज्जत थी। ससुराल से पूछती है ना, ससुराल से लौटी हुई लड़की से पूछती हैं बाकी जो अविवाहित लड़के हैं, बताओ कुछ बताओ बताओ। तो उसने उनको बताया। तो क्या बताया, यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा देर ले लिया आपका। अरे ससुरे में रहे जब, सॉरी, मायके में रहे, नैहरे कहते हैं हमारे यहाँ, नैहरे में रहे केहू बतिया ना पूछें। कोई बात नहीं पूछता था नैहर में। नैहरे में रहे केहू बतिया ना पूछें, अरे ससुरवा के गए
बालमु पोछाई मोरा पासीनवा राम ससुरवा के गए। हैं कि ससुरु अभिसार के बाद खुद मेरा पसीना पोंछते हैं, इसको इज्जत कहते हैं। यहाँ मायके में थी तो कोई 75 था। बल्लमु पोछाई मोरा पसीनवा राम ससुरवा के गए। धन्यवाद।